हेलो एंड वेलकम टू एडुग्रोन स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम आ गए हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज रिबल्स एंड द राज, जो कि उसका नाम अब चेंज हो चुका है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857 अब हो गया है। अंदर का मटेरियल पूरा सेम है, बट ये नाम उसका चेंज हुआ है। आई डोंट नो क्यों चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। रिबल्स एंड द राज का नाम चेंज हुआ है एंड ये हिस्ट्री का चैप्टर है, टर्म 2 का। एंड ऑलरेडी उसके चैप्टर्स आ चुके हैं। लास्ट 2 वीडियोस आप देखोगे, उसमें आपके प्रीवियस चैप्टर्स आ चुके हैं। आप उसमें से पढ़ सकते हैं एंड आपके और भी जो आपको अगर उसकी पीडीएफ चाहिए या कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं एंड वहाँ से हमारा टेलीग्राम से पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं अब, तो उसके लिए पढ़ाई भी शुरू करनी चाहिए, राइट। तो अभी आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए एंड आपको पढ़ाई में मदद करेगा एडुग्रोन, ठीक। तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को एंड उसके और भी सब्जेक्ट्स के मतलब वीडियोस आप देख सकते हैं विद द बेस्ट एजुकेटर्स, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट। इसमें रेबल्स एंड द राज में हम पढ़ेंगे जो रिवोल्ट हुआ था, दैट इज 1857 का रिवोल्ट, जहां से आपकी आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एक इस रिवोल्ट जो बहुत बड़ा रिवोल्ट था, आपकी मेन जो लड़ाई थी ना, ये इसी सन से स्टार्ट हुई थी, ठीक। और ये बहुत छोटे लेवल पे हुई थी, बट धीरे धीरे उसने एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले लिया था। बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए उसके बीच में एंड आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो आप थोड़ा चैप्टर लेंदी है ऑल दो, बट बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको एज ए स्टोरी पढ़ोगे। वैसे तो हिस्ट्री को अगर आप थोड़ा स्टोरी, हिस्ट्री एंड स्टोरी इट्स वेरी लिंक्ड, क्योंकि आप उसमें स्पेलिंग में भी देख सकते हो, है ना, हिस्टोरी, ठीक। तो इसको स्टोरी की तरह पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा और अपनी कंट्री के बारे में पता चल रहा है तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हम पहले थोड़ी सी स्टोरी ये समझ लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये सब। ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 10th मई 1857, ठीक है। डेट आप याद रखिएगा, 10th मई। जो हमारे सिपाही थे, जो कैंटोनमेंट सोल्जर्स थे, कहाँ पे, मेरठ के अंदर, उन्होंने दे ब्रोक आउट म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब होता है बगावत कर देना, ठीक है, गदर ला देना। एक जैसे वो जिसके अंडर में काम करे ना, उसके खिलाफ उसकी अथॉरिटीज को चैलेंज कर देना कि जाओ, हम तुम्हारा काम नहीं कर रहे। तो इसी तरह से सिपाही जो थे बहुत ज़्यादा टेंस थे, बहुत प्रेशर में थे, बहुत गुस्से में थे, आप कह सकते हैं। एंड उन्होंने इसके लिए एक रिवोल्ट कर दिया था और ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 10th मई 1857। जस्ट रिमेंबर दिस डेट, ठीक। तो इन्होंने इसमें जो इनके सोल्जर्स थे, इसमें कौन कौन थे, नॉर्मल सोल्जर्स थे एंड कैवलरी जैसे घुड़सवार होते हैं वो थे, ऑर्डिनरी पीपल भी उसमें ज्वाइन कर दिए थे, मतलब इस रिवोल्ट में ज्वाइन हुए थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर कर लिया था। बेल ऑफ आर्म्स मतलब होता है कि जहाँ पे जो एक गोदाम है, जहाँ पे सारे जो हथियार रखे होते हैं, असलहे रखे होते हैं ना, वो उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। उन्होंने वाइट पीपल जो अंग्रेज थे उनको अटैक करना शुरू कर दिया था। उनके बंगले, ऑफिसेस, ये सब जलाना शुरू कर दिए थे, जल गया था। एंड ये लोग चाहते थे कि बस ये लोग अब किसी तरह देश छोड़ दें। इन लोग ने बहुत बुरे हाल कर रखे थे, ये सिपाहियों के भी, ठीक है। एंड जो इनकी फुल प्रूफ प्लानिंग थी, क्योंकि पहले टाइम पे ऐसा होता था कि जो टेलीग्राम यूज होता है, टेलीग्राफ यूज होता है, तो जो टेलीग्राफ लाइंस होती थी जिसके थ्रू आपके मैसेजेस पहुंचाए जाते थे, उसको इन्होंने उस लाइन को ही कट कर दिया था, ठीक है। एंड बहुत सारा नुकसान, मतलब हर तरह से इन्होंने उनको पकड़ लिया था, मतलब कहीं से भी उनको, वो कहीं से अपनी इंफॉर्मेशन भी नहीं भेज पा रहे थे, ठीक है। उनकी बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया था, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स होती थी, बंगले होते थे, उस पर अटैक कर दिया था। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें 10th मई को स्टार्ट हुई। देन 11th मई को क्या हुआ, 11th मई को कुछ सिपाही जो थे, सिपॉइज आप इनको कहते हैं, सिपॉइज, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये जो सिपाही थे, ये लोग ने कुछ मतलब कुछ इकट्ठे होते हैं और ये लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल रूलर थे, लास्ट मुगल रूलर आप कह सकते हो, बहादुर शाह जफर। तो उनके पास जाते हैं और उनकी एक तरह से क्या उनकी आज्ञा लेने के लिए ना, किसी से आप लेजिटिमेसी के लिए, है ना। तो जैसे अगर कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट था ये,
तो उनको चाहिए था कि कोई ऐसा हो जिसके अंडर में, जिसकी लीडरशिप के अंडर में वो काम कर पाए। तो उस समय जो रूलर थे उन्हीं के पास ऑब्वियसली जाएंगे। तो ये सिपाही ऐसा हुआ था, जैसे कि आप बड़े बड़े जो रिवोल्ट्स हुए हैं उसमें कभी लीडर गांधी जी रहे हैं, इस तरह से कई सारे बड़े महान लीडर्स रहे ना। तो उस समय ये बहादुर शाह जफर को लीडर माना गया था और वहाँ ये लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में ये उस समय रमज़ान का महीना चल रहा था, 11th में था, तो रमज़ान का महीना चल रहा था एंड बहादुर शाह जफर वॉज मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ही वो जब आते हैं सिपाही तो उनको बोला जाता है कि कुछ सिपाही आए आपसे मिलने के लिए। ओके, तो ये बहादुर शाह जफर आते हैं वहाँ पे एंड उनसे पूछते हैं यस मतलब क्या बात है। तो वो सारी चीज़ें उनको सिपाही बताते हैं कि हमने इस तरह से रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया है एंड अब वो उसको ये रीज़न बताते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। क्योंकि वो जो कारतूस होते हैं ना, कार्टिलेजेस होते हैं ना, जिससे जो मुंह से खींचे जाते थे उस समय पे, जो बंदूक मतलब गन्स में लगाए जाते थे, उन कारतूसों में जो चमड़ी यूज होती थी, किसकी, गाय की एंड पिग्स की, दैट इज सुअर की। तो जो गाय होती है वो हिंदुओं में बहुत पवित्र मानी जाती हैं एंड सुअर बहुत अपवित्र माना जाता है मुस्लिम्स में। तो ये दोनों चीजें उन लोगों के लिए बहुत ही नागवार एक तरह से गुजर रही थी कि भाई इस तरह की मतलब गाय का एक तो स्किन को आप ऐसे मुंह में डाल नहीं सकते क्योंकि आप उसको अच्छा मतलब गाय को एक पवित्र उसमें देखते हो एंड जो मुस्लिम्स हैं दे डोंट इवन टच, दे डोंट इवन सी, मतलब सुअर को वो देखते भी नहीं है। तो ये चीजें हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के लिए ही काफी बुरी थी एंड वो दोनों ही ये नहीं चाहते थे ऐसा करना। एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी ऐसी हो गई थी एंड दैट टू अब ये भी स्टार्ट हो गया था। तो ये चीज बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन थी कि ऐसा करना। तो सिपाही लोग थे बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं एंड वो रिवोल्ट कर देते। तो यही सेम रीजन उन्होंने बहादुर शाह जफर को बताया। तो जस्ट फॉर उनकी आज्ञा कि हाँ हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, उनको पहले से बताने के लिए कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस मतलब रिवोल्ट, ठीक है, हम उसके ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो ये सब चीजें उस समय पे बहादुर शाह जफर को पता चली। ओके, एंड बहादुर शाह जफर ने इसको इसको ऐसा करने की आज्ञा दे दी अंडर प्रेशर। क्योंकि वो प्रेशर में क्यों दिया, क्योंकि उस समय सिपाही ना किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उस समय हिंदू एंड मुस्लिम दोनों एकदम एक हो चुके थे क्योंकि दोनों के साथ ही बुरा कर रहे थे अंग्रेज। तो उस समय दोनों में बहुत यूनिटी थी और वो सब भड़के हुए थे बुरी तरीके से। तो बहादुर शाह जफर को ये ठीक नहीं लगा कि अगर वो इस चीज़ के लिए मना करेंगे, तो उन्होंने हामी भर दी थी कि हाँ ठीक है तुम रिवोल्ट करो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। तो इस तरह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। तो आई होप अभी आपको इसके बैकग्राउंड का पूरा पता चल गया होगा कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। ऑलराइट, तो अब हम पढ़ते हैं इसमें पैटर्न ऑफ द रेबेलियन, मतलब हाउ द म्यूटिनीज बिगेन। ये कैसे म्यूटिनीज शुरू कैसे हुई थी, ठीक है, क्या क्या वो लोग ऐसा करते थे सिपाही, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें आप पढ़ोगे कि जो म्यूटिनी हुई थी, ठीक है, जो ये बगावत हुई थी वो कैसे शुरू हुई थी और उनका पैटर्न क्या था। जो रेबेल हुआ था, रेबेल मतलब होता है कि बगावत करना, रेबेलियंस जो करते हैं, ठीक है, उनका एक पैटर्न रहा होगा। कैसे वो अपने सिग्नल्स पहुंचाते थे, कैसे वो, उस समय तो ऐसा तो नहीं था कि टेलीफोन है, ये जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कर देते हैं कि हाँ ये यहाँ यहाँ पहुंच जाना, ऐसा कुछ तो था नहीं, ठीक है। तो कैसे अपने कुछ ऐसे सिग्नल्स रहते थे उनके जिससे कि सारे लोग अलर्ट हो जाते थे, ठीक है। द सिपॉयज बिगेन देयर एक्शन विद द सिग्नल फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन और द साउंडिंग ऑफ द बगल। बगल इज द समथिंग डिवाइस इज देयर, जिसको बगल ये लोग कहते थे, उसमें से कोई आवाज निकलती थी एंड उनके एक जैसे फायरिंग फायरिंग करी, जैसे एक फायर वो लोग आपस में डिस्कस कर लेते थे, देखो एक फायर होगा तो तुम्हें ये करना है, अगर 2 फायर्स होते तो ये करना है। तो इस तरह से उन लोग ने पूरा सा अपना एक स्ट्रैटेजी बना ली थी, ठीक है, कि हमारे इस सिग्नल का क्या मतलब होगा, इस सिग्नल पे आपको क्या करना है, इस सिग्नल पे क्या करना है। तो इस तरह से उनका पूरा पैटर्न था। दे सीज द बेल ऑफ आर्म्स, ठीक, मैंने आपको पहले बता दिया कि उन्होंने पूरा एक जो असलहों की पूरी जगह थी जहाँ पे सारे हथियार रखे हुए थे उसको उन्होंने सीज कर लिया था, ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जला दिया था, बहुत सारे ट्रेजरी, जेल, टेलीफोन ऑफिस, रिकॉर्ड रूम्स, मतलब ऐसा भी कर लिया था कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे गायब हो जाएं, ठीक, किसी तरीके का ऐसा रिकॉर्ड ना रह जाए उनके अगेंस्ट में, जो सिपॉइज के अगेंस्ट में हो, जो ऐसा ना हो कि रिवोल्ट जिससे उस पे असर पड़े, उनके रिवोल्ट पे असर पड़े। तो ऐसे रिकॉर्ड रूम्स भी जला दिए, मतलब पूरा तबाह कर दिया था उन लोगों के सारे रिकॉर्ड्स को जला वला के। एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी कनेक्टेड विद द वाइट मैन बिकेम अ टारगेट। एवरीथिंग,
एंड एवरीबॉडी से मतलब यहाँ पे ये है कि ये चीज़ें सिर्फ राजा या सिपाही या सोल्जर्स तक नहीं थी, ये थी मतलब कॉमन पीपल भी इसमें मतलब मिला हुआ था। ठीक है, कॉमन पीपल, आम आदमी भी था उसमें उसमें जो पेजेंट्स थे वो भी थे, जो आपके सिपाही थे वो भी थे, कैवलरीज तो थे, इन्फेंट्रीज एंड आपके राजा एंड सब सब लोग थे। इतने बड़े लेवल पे जितने भी इंडियंस थे समझ लो वो सब इन्वॉल्व थे इस रिवोल्ट के अंदर। In major towns like Kanpur, Lucknow and Bareilly, money lenders and rich became the objects of the rebels. देखो, जो मेजर टाउन्स थे दैट इज कानपुर, लखनऊ एंड बरेली, मेरठ तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया क्योंकि मेरठ से तो स्टार्ट ही हुआ था। तो वहाँ के जो मनी लेंडर्स थे और जो रिच पीपल थे वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे पेजेंट्स को। तो ये जो पेजेंट्स थे इन्होंने जब ये रिवोल्ट हुआ ना, तो जो बाकी लोग तो चलो अंग्रेजों के खिलाफ थे, जो पेजेंट्स थे ना उन लोगों ने वो अंग्रेजों के खिलाफ भी हो गए थे, और जो मनी लेंडर्स थे क्योंकि वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, उनको बहुत ऊंचे इंटरेस्ट पे लोन देते थे एंड कभी कभी उनका जो था लैंड भी जब्त कर लेते थे। तो इस तरीके की हरकतों की वजह से परेशान होकर पेजेंट्स ने कहा था कि भाई हम तो अब मनी लेंडर्स के भी अगेंस्ट में हैं एंड जो रिच पीपल हैं वो भी हमारे टारगेट रहेंगे। तो इस तरह से जो इन्वॉल्वमेंट पूरा पेजेंट्स का भी था, बट उनका थ्रू आउट उसमें सोल्जर्स, सॉरी, जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ एंड मनी लेंडर्स एंड रिच पर्सन्स के खिलाफ भी था। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिवोल्ट ये सक्सेसफुल नहीं होता, या आप ये कह लो कि जब तक इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जब तक ये इसमें पूरी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तब तक ये नेटवर्क जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक तो ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला था। क्योंकि अंग्रेज बहुत शार्प थे, उन लोगों को पता था कि उन्हें क्या करना है, कैसे इन रिवोल्ट्स को दबाना है। बट स्टिल जो सिपाही थे, जो सिपॉइज थे, जो उनकी अपनी जो स्ट्रैटेजीज थी, वो सब जो उनकी अपनी छोटी छोटी कॉन्स्पिरेसीज आप कह सकते हैं ना अंग्रेजों के खिलाफ में, वो सब चीजें अच्छे से काम कर पाई। क्योंकि उसमें कॉमन आदमी भी शामिल था, जो उनके बीच के लोग थे ना, जो कॉमन लोग थे, आम आदमी थे ना, वो सब उसमें इन्वॉल्व थे। इसीलिए ये रिवोल्ट काम कर गया। ठीक है, तो इसमें लीडर्स एंड फॉलोअर्स में क्या कहोगे? जो देखो उसमें मेरठ में कौन थे? बहादुर शाह जफर दिल्ली में मिलकर के उन्होंने कहा था कि हाँ रिवोल्ट कर दो। हर लीडर बहुत जरूरी है किसी भी रिवोल्ट में, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस बंदा, ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपके ऊपर एक बॉस रहता है जो आपको बताता है ये करना है या ये नहीं करना है। उसी तरह से जो ये तो एक रिवोल्ट था, तो उसमें भी उन्हें लीडर्स की जरूरत थी। तो जो लीडर्स थे उनके फॉलोअर्स थे, ये हम पढ़ेंगे। टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड, and for this they turned towards the Mughal ruler Bahadur Shah Zafar, who agreed to be the nominal leader of the rebellion। देखो बहादुर शाह जफर was not agreed, उन्होंने कहा था अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होना तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन उनको ये उनके बॉडी लैंग्वेजेस से, जो सिपाही आए हुए थे ना उनको ये सब बताने के लिए कि हम रिवोल्ट कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के गुस्से थे, वो उससे वो समझ चुके थे कि ये रिवोल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए उन्होंने मना भी नहीं किया था। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर ना चाहते हुए लीडर थे। इन कानपुर द सिपॉयज एंड द पीपल ऑफ द टाउन अग्री टू सपोर्ट नाना साहब। मतलब कानपुर में कौन लीडर था? नाना साहब थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, एज यूजुअल आपको पता ही होगा ये चीज कि वहां पे जो लीडरशिप थी किसकी किसके अंडर में थी? झांसी की रानी के। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो इसमें लोकल जमींदार, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोकल थे वहां के जो लोग थे, ठीक है, वो चाहे अलग अलग प्रोविंसेस के हो, वहाँ के लोकल लोग इन्वॉल्व थे। एंड ये लोकल जमींदार ही कुंवर सिंह थे जिन्होंने आरा बिहार में लीडरशिप क्वालिटी अपनी दिखाई दी एंड बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज को लीड भी किया था। द लोकल लीडर्स इमर्ज अर्जिंग पेजेंट्स, जमींदार्स, ट्राइबल्स टू रिवोल्ट। ठीक, मैंने आपको बता ही दिया, जो ट्राइबल्स थे, जमींदार थे, पेजेंट्स थे, ठीक, जो लोकल लीडर्स थे, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। शाह मल मोबिलाइज द विलेजेस ऑफ परगाना बरूड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शाहमल थे। गुनु अ ट्राइबल कल्टिवेटर इन सिंहभूम। ठीक, जो छोटा नागपुर है वहां पे गुनु नाम के थे एंड बिकेम अ रेबल लीडर टू ऑफ द कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। ठीक, तो इस तरीके के आपको ये नाम ऐसे ये नहीं, आपको पता होना चाहिए। देखो मेन नाम आपके ये होते हैं। कानपुर में कौन लीड कर रहा था? दैट इज नाना साहब। झांसी की रानी
यहाँ पे झांसी में, एंड बहादुर शाह जफर मेरठ में। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये और चीजें कि कभी कभी ये जो शामिल है मे बी आप ना आए क्वेश्चन में, बट यू शुड नो कि इसमें कॉमन लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि सारा नेटवर्क जो था राजा एंड सिपाही सोल्जर्स बड़े बड़े अथॉरिटीज, ऐसा नहीं है। सब इन्वॉल्व हो गए थे और सबके नेटवर्क बहुत स्ट्रांग थे। इसी वजह से एक छोटा सा भी सिग्नल अगर मिलता था तो बहुत दूर तक पता चलता था। जैसे अगर एक कैवलरी में ये चीज हो गई कि हमें ये कारतूस सॉरी हमें जैसे एक इन्फेंट्री में ऐसा हो गया कि हमें ये कारतूस नहीं यूज करना है, तो ये चीज मेरठ से दिल्ली जाते टाइम नहीं लगा था। इसी तरह ये चीज उत्तर प्रदेश में पहुंचते हुए टाइम नहीं लगा था, मतलब अवध में पहुंचते टाइम नहीं लगा था। वहां के सोल्जर्स का नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, कुछ ना कुछ तो था, ऐसा रिकॉर्ड्स में तो नहीं मिला है, बट देयर वॉज समथिंग जिसकी वजह से उन लोगों का नेटवर्क काफी स्ट्रांग था कि अगर एक जगह कहीं एक सिपाही ने बोल दिया कि ऐसा हुआ है, तो दूसरी जगह पे वो सिपाही भी अड़ा रहता था कि नहीं, हम भी ये काम नहीं करेंगे। इस तरह से अंग्रेज काफी डर चुके थे, क्योंकि एक यूनिटी भी दिखाई दे रही थी एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, एंड ये प्लीज आप इनके नाम याद रखिएगा, कौन कौन से लीडर्स कहाँ थे एंड इनके फॉलोअर्स। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज पे। ये र्यूमर्स के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। मैंने आपको बताया कि जो बहादुर शाह जफर को उन्होंने बताया था सिपाहियों ने कि ऐसे ऐसे हमारी जो कार्ट्रिजेस हैं, जो एनफील्ड राइफल्स हैं, उनके अंदर जो काऊ एंड सुअर का वो चमड़ी होती है वो लगा के उसको दांत से खींचना पड़ता है, ऐसी कार्ट्रिजेस बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से वो उनको ये लग रहा था, जो हिंदू मुसलमान थे वो बहुत यूनिटी में आ गए थे, क्योंकि दोनों के धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था। अब वो चाहे सही हो या गलत हो, बट ऐसा माना जा रहा था, ऐसी र्यूमर थी, ऐसी बाजार में अफवाह थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। और आप जानते ही हो, अगर धर्म से रिलेटेड कोई बात हो गई तो भाई उस समय गेम खराब हो जाता है। धर्म को लेके मजाक नहीं चाहिए। फिर अब हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म से मजाक हो गया, वो चाहे कुछ भी हो, मतलब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उस समय वो चीज जो थी उनके दिल पे लग गई एकदम। उन्होंने कहा भाई अब हम रिवोल्ट करेंगे, क्योंकि ये अब हद से ज्यादा हो रहा है। ऑलरेडी इतना कुछ ब्रिटिशर्स कर रहे थे, बुरे व्यवहार कर रहे थे सिपाहियों के साथ, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अब साथ में तुम ये भी करोगे, और भले नहीं करोगे फिर भी अगर उनको पता चला ऐसा, तो वो तो फिर भड़केंगे ही भड़केंगे। एंड जब धीरे धीरे क्या होता है, चीजें जब फैलती है ना, तो उसके साथ और 10 चीजें लगा के बोली जाती हैं। एक और ह्यूमर आई कि जो काउ एंड पिग्स की जो बोन्स होती हैं, वो जो फ्लोर मार्केट मतलब जो आटा मार्केट में चल रहा है, उसमें वो जो डस्ट है, बोन डस्ट है, वो मिला के बेचा जा रहा है। अब आप ये सोचो कि ये चीज भले भी ना हो रही हो, बट र्यूमर तो थी, वहां पे लोगों को पता तो चली ये चीज। एंड जब चीजें पॉजिटिव होती है इतनी जल्दी नहीं फैलती है, नेगेटिव ऐसे चुटकी में फैलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो थी सोसाइटी में, जो हिंदू मुस्लिम की जो कम्युनिटी थी, उसको भड़काने में बहुत ज्यादा योगदान दिया, और उसके बाद में वो रिवोल्ट के रिजल्ट में बाहर निकला। एंड सिपॉइज एंड कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा। अब जब आटे में बोन्स मिले होंगे, वो तो दांत से खींचने को मना कर रहे हैं, फिर आप उसको खिलाए भी दे रहे हो तो क्यों ही टच करेगा कोई। तो उन्होंने छुआ भी नहीं। देयर वॉज अ फियर एंड सस्पिशन दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियन टू क्रिश्चियनिटी। एक ये भी रूमर था कि ये ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि ये जो आए हैं, ये हमें हमारे धर्म से बदलाव करेंगे और हमें कन्वर्ट कर देंगे क्रिश्चियनिटी में। ये अपनी क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे फैलाने आए हैं और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसा करके बहुत सारा डर लोगों के अंदर समाया जाता है, बिकॉज बैक टू बैक बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी जिस वजह से लोग डर चुके थे, एंड उन्हें पता था कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत बुरा करने वाले हैं। और फिर अब उनको जो था, उनकी जो उनका रिलीजन जो था वो भ्रष्ट हो रहा था, क्योंकि इस वजह से ऑलरेडी वो दांत से खींचने वाला एक तो पॉइंट तो था ही जो कार्ट्रिजेस में था, देन टू आटा हो गया, देन टू आपका जो कन्वर्जन हो गया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो गया। तो ये सब चीजें जो थी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था लोगों के मानसिकता पे। देन उन्होंने इस चीज के लिए बगावत करना ही एक लास्ट ऑप्शन समझा था। ठीक, तो ये सब र्यूमर्स रहे थे। अब कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से र्यूमर्स, इन र्यूमर्स पे लोग भरोसा भी कर रहे थे। देखो, जब ब्रिटिशर्स आए
तो उन्होंने, हम तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, हम बहुत मज़े में रह रहे थे, हम अपने राजा के छत्र छाया में रह रहे थे। वो हमको बताता था क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी खेती कर रहे थे आराम से, जो था पशुपालन कर रहे थे। एंड ये सब चीज़ें हमें वेस्टर्न कल्चर का कोई भी अता ही पता नहीं था। वेस्टर्न एजुकेशन क्या है, वेस्टर्न आइडियाज़ क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, हमें कुछ नहीं मालूम था। बट बीच में जब ये ब्रिटिशर्स घुसे ना, तो इन्होंने आकर के कई सारी चेंज की। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब आए, तो इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी। हम तो पुराना संस्कृत एंड सारे श्लोक एंड दोहे पढ़ रहे थे, उन्होंने लाया वेस्टर्न एजुकेशन, उन्होंने लाया वेस्टर्न आइडियाज़, उन्होंने नई नई यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि अब ये जो था नया पैटर्न एजुकेशन में आ गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आ गए, कॉलेजेस आ गए, एंड अब उन्होंने वेस्टर्न साइंस और जो लिबरल आर्ट्स थी वो सारी इंट्रोड्यूस करवाई हमारी कंट्री में। हम तो बहुत शांति सुकून से रह रहे थे, और उसके बाद इन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी। ओके, इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा हाँ कुछ अच्छे काम भी किए। ये सती प्रथा जो उस समय थी, तो उसको अबॉलिश किया गया। ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने इसको, जो हिंदू विडोज का मैरिज को उन्होंने बोला कि मतलब इसको परमिट किया एंड सती को अबॉलिश किया। ठीक है, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें उनके अपने लॉज हुआ करते थे, अपने मेथड्स हुआ करते थे। उसमें लैंड रिफॉर्म्स आ गए। ठीक है, लैंड, जिसे लैंड ओनर्स को, जिसमें ज़मींदार जो थे पेजेंट से पैसा लेते थे, एंड उसके बाद वो सब, आपने पढ़ाई है परमानेंट सिस्टम जो था लैंड रिफॉर्म से, लैंड रेवेन्यूज थे, उसमें पेजेंट्स से क्या है, जमींदार को देते थे पैसा, अपने प्रोड्यूस जो इतना आता था, जो प्रॉफिट होता था, एंड वो जमींदार क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तो इस तरह से उन्होंने कई सारी चीजें ऐसी की थी जो कि पॉजिटिव तो कम थी, नेगेटिव ज्यादा थी, जिससे हमारे देश का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। यहाँ के जो रिसोर्सेज थे वो सारे उन्होंने चूस लिए थे, ख़त्म कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें, जो रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, लैंड सेटलमेंट्स हो गए, इन सब की वजह से जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके थे, तो जो हमारी कंट्री के लोग थे, जो सिपाही थे एंड जो कॉमन मैन था, उसको ये लग ही रहा था कि अगर ऐसा कुछ इन्होंने किया है, जो इन्होंने सुअर और गाय की चर्बी यूज़ करी है, एंड जो डस्ट मिलाया है, बोन डस्ट मिलाया है आटे में, तो पॉसिबल है कि ऐसा किया होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत चेंजेस ला चुके थे। एंड ये अगर ऐसा कुछ करते तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी जो क्रिश्चियनिटी है वो यहाँ हम पे थोप रहे थे, एंड उसको पूरे इंडिया को कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे थे। वो हर चीज़ में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या रिलीजन में हो, या पॉलिटिक में हो, हर चीज़ में वो चेंजेस ला रहे थे। तो ये लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो गया था, इन रूमर्स को एक्सेप्ट करना आसान हो गया था, बिकॉज प्रीवियसली बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन अंग्रेज़ों ने हमारे सामने रखे थे। ठीक है, तो आई होप ये आपको मैंने बहुत ईजी भाषा में समझाने की कोशिश किया, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अवध एंड रिवोल्ट नेक्स्ट अपने पॉइंट पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अ माउथ वन डे, ये वर्ड्स थे डलहौजी के, जनरल लॉर्ड डलहौजी के 1851 में। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, देखो इसको इन्होंने इसलिए ऐसे कहा था क्योंकि जो अवध था वो एक बहुत रिसोर्सेस से रिच था। यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें, मतलब ये बहुत प्रॉफिटेबल रीजन था अंग्रेज़ों के लिए। तो उनको क्या चाहिए था, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बंगाल एंड कोलकाता साइड, मतलब आप जानते हैं ना, पहले कलकत्ता ही गए थे, एंड उधर भी उन्होंने सारा कुछ कैप्चर कर रखा था। इधर आकर के इनको लगा कि अगर अवध भी हमें मिल जाता है तो इट्स लाइक अ चेरी, जो हम फौरन झट से खा लेंगे, एंड दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो इस तरह से उन्होंने कहा, तो अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अ माउथ वन डे, एक दिन हम उसको भी कैप्चर कर लेंगे। 5 years लेटर इट वॉज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर, 5 साल बाद। अब आप पहले लेकिन इसकी स्टोरी समझ लो। जो अवध था, देखो 1851, मतलब 51 में तो उन्होंने ये बात कही, 1856 में वो चीज़ करेक्ट भी हो गई। ठीक है, 1856 में इन्होंने अवध को कैप्चर कर भी लिया था, इसीलिए लिखा गया लेटर इट वाज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, द सब्सिडरी अलायंस हैड बीन इम्पोज्ड ऑन अवध, अवध पे एक सब्सिडरी अलायंस लगाया गया था। इस अलायंस में इसके टर्म्स क्या थे, इसके टर्म्स ये थे कि अब अवध के जो नवाब होंगे, दैट इज वाजिद अली शाह, उनका मिलिट्री पे कोई अधिकार नहीं होगा,
ब्रिटिश अपना एक बंदा वहां पे रखेगा, ठीक है, और उनके जो उनका किंगडम है उसके जितने एक्टिविटीज हैं उसके ही अकॉर्डिंग जो एडवाइजर आएगा ब्रिटिशर्स का, वो उसको पूरा पूरा लाइक उसके ही कंट्रोल से सब कुछ चलेगा। तो मतलब उनकी अपनी मिलिट्री भी नहीं रहेगी, उनके अपने जो ट्रूप्स थे वो भी नहीं रहेंगे, उनके किंगडम पे जो उनका पूरा अधिकार था वो एक तरह से इस अलायंस ने, जो सब्सिडियरी अलायंस था, इसने इनसे छीन लिया था। एंड अब सारा कंट्रोल वो जो एडवाइजर था, ब्रिटिशर्स थे, उनके हाथ में चला गया था। तो अब जब कोई आर्म फोर्स ही नहीं है नवाब के पास, ठीक है, तो वो एकदम, वो तो कोई काम का ही नहीं रह गया। तो पूरी जनता जो थी वो तो नवाब की वजह से ही वहां पे थी। एंड जब नवाब ही नहीं है, नवाब को एक तरह से हटा दिया गया है, वो बस एक कठपुतली बन के रह गया था। तो इस तरह से सारे लॉ एंड जितनी भी जो लॉ एंड ऑर्डर्स थे वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलने लग गए थे, जिससे कि जो पूरी जनता थी वो काफी त्रस्त हो चुकी थी। ही कुड नो लॉन्गर असर्ट कंट्रोल ओवर द रेबेलियस चीफ एंड तालुकदार। अब जो खैर उस समय पे ऐसा हुआ कि जो इन लोगों को क्या लगता था, अंग्रेजों को लगता था कि हम अभी इनको हटा देंगे वाजिद अली शाह को, एंड उसके बाद हम वापस से सब सब कैप्चर कर लेंगे, जनता का क्या है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी राजा रहे। बट ऐसा नहीं था, जनता काफी परेशान हो गई थी। एक्चुअली जब वाजिद अली शाह को एग्जाइल मिला, मतलब उनको कैलकटा भेज दिया गया, तो और जब जब ये अपनी वाइफ को लेकर के जा रहे थे लखनऊ से कानपुर, उस टाइम के बीच में काफ़ी डिस्टर्ब थे वहाँ के लोग, उनकी जो प्रजा थी एक तरह से वो सब काफ़ी बुरे हाल में थे। एंड दे वर लिटरली वेरी मतलब सैड सॉन्ग्स गाने वाले, एंड बहुत ही परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मानते थे अपने राजा को, जैसा कि अंग्रेज़ों को लगता था कि उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि एक तो जितने भी जो आर्म्ड फोर्सेस थी, ठीक, उन पे राजा का अधिकार था। अब जब राजा का अधिकार नहीं है तो कई लोगों को, मिलिट्री को वो कैसे डील कर रहा है अंग्रेज, तो ये भी नहीं पता था कि किसका मन कर रहा है वो हटा रहे हैं उसकी पोजीशन से। कई लोग बेरोजगार हो गए थे, कई लोगों की अपनी मतलब रोजी रोटी छिन गई थी, क्योंकि पूरा पूरा उनका किंग चेंज हो गया था, पूरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई थी। तो कई लोग उसमें ऐसे हो गए थे कि जिनका जिनका अपने पास काम खत्म हो गया था, जिनकी जॉब चली गई थी। तो लोग बहुत खराब स्थिति में आ चुके थे। एंड उसको बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट, इन सब ने बहुत मतलब एक रोना धोना सा मच गया था आफ्टर द एग्जाइल ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, तो इसमें अब आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब जब ये अंग्रेज आए तो इन्होंने अवध को कैसे, मतलब एक स्ट्रैटेजी के थ्रू पहले नवाब को हटाया और उसके बाद वो पूरे एरिया को कब्जे में कर लिया अपने रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड लॉ एंड ऑर्डर्स लगा करके। ठीक है, तो ये अगर आपको पूछा जाए तो आप ये याद रख सकते हैं कि कब 1851 में ये बात कही गई थी, चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अ माउथ वन डे, किसने कही थी, लॉर्ड डलहौजी ने कही थी। एंड अवध को कब इन्होंने कंट्रोल कर लिया, 1856 में इन्होंने अवध को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अब जो तालुकदार थे, ये कैसे हुआ करते थे, तालुकदार हमेशा खराब नहीं होते थे। इनको ये कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये पेजेंट्स से रेवेन्यू नहीं लेते थे, या जब त्योहार होते थे, फेस्टिवल का टाइम होता था, तो ये उनको एक्स्ट्रा लोन भी दे देते थे, मतलब एक तरह से सपोर्टिव भी हुआ करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो इन्होंने तालुकदार से उनके भी राइट्स छीन लिए थे। अब अंग्रेज जो आए थे, इनको तो रेवेन्यू ही चाहिए हुआ था। इनको ये नहीं था कि अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो आप मत दो, ऐसा नहीं है। उनको प्रोडक्शन हर हाल में करना है, एंड अगर नहीं भी किया तब भी उन्हें रेवेन्यू देना है। तो इस तरह से पेजेंट बहुत प्रेशर में रहता था, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उसकी पूरी लैंड ओनरशिप छीन ली जाती थी, क्योंकि जब वो रेवेन्यू नहीं देगा तो उसकी जो लैंड है वो जब्त कर लिया जाता था, सीज कर लिया जाता था। तो इस तरह से जब नवाब के हटने के बाद में अवध के पेजेंट्स के हाल और सबके हाल ऑलमोस्ट बहुत ही खराब हो चुके थे। ऑलराइट, अच्छा, हम जो ये रिबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो रेबेलियंस हैं, जो ये रिवोल्ट है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पीछे हमारे लोगों की कोई स्टोरी नहीं है। मतलब जो उस समय रिवोल्ट
किया जिन्होंने, उन्होंने उनकी नज़र से हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमको रिकॉर्ड्स मिले हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने लिखा, अपने रिकॉर्ड्स बनाए, उन्होंने जो इंसिडेंट्स इसमें बताए वो हम पढ़ रहे हैं, उनकी नज़र से आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ इतना ज़्यादा लिटरेसी नहीं थी, आप सोचो लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम था, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, एंड जो भी पढ़े लिखे थे उन्होंने अपनी नज़र से भी लिखा, लेकिन हमको उतने रिकॉर्ड्स फिर भी नहीं मिल पाए। क्योंकि अगर आप ये रिवोल्ट का रीज़न देखोगे, हमारे जितने भी जो मतलब फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके क्या नीड्स थी, उनके और क्या-क्या वो उनके ऊपर क्या-क्या बीती थी, ये इतना हमें इसीलिए नहीं पता है। क्योंकि अंग्रेज़ ऑब्वियसली वो क्या कहते थे, हमें एक सैवेज कहते थे, हमें ये कहते थे कि हम बहुत अनग्रेटफुल हैं, लाइक हमने उनको ये लगता था कि हम उनकी एहसानों को नहीं मानते हैं। लाइक इन्होंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी हों, चाहे रेलवेज़ हों या आपके टेलीग्राफ्स हों, या फिर आप ये कह लो कि पोस्ट ऑफिसेज़ हैं, एंड अदर जितने भी जो इनकी जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न एजुकेशन है, ये सब चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। बट वही कहते थे कि इंडियंस कितने अनग्रेटफुल हैं, ये हमको इसका रिकॉग्निशन ही नहीं देते हैं जितना हमने इनको दिया। बट ये लोग वो बहुत सैवेज हैं, बहुत बार्बरिक हैं, ऐसा करके इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज रहते थे टुवर्ड्स इंडियंस। तो हम ये कैसे मान लें कि ये जो जितनी भी चीज़ें हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं ये सारे बिल्कुल सच हैं। ये अपने आप को कभी बुरा नहीं कहेंगे, ये अपने आप को कभी ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। वो तो कभी चीज़ें ऐसी निकली जो हमारे लोगों ने भी लिखी होंगी, रिकॉर्ड्स बनाएंगे, जिससे हमें हमें पता चला कि उस समय रिवोल्टीज जो थे, जो रेबेलियंस थे, उन्होंने क्या क्या फेस किया था। ठीक है, इनका तो एक था डिवाइड एंड रूल, और ये स्टिल उस चीज़ को अभी भी नहीं मानते। इन्हीं की वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हुए, एंड स्टिल वो ये चीज़ नहीं मानते। खैर वॉट एवर इट इज़, आगे पढ़ते हैं। व्हाट द रेबल्स वांटेड, ठीक, रेबल्स क्या चाहते थे। अब इसमें है यूनिटी का विजन, आप देखो, क्योंकि यूनिटी के बारे में इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे भी जब आप वो कार्ट्रिजेस की बात समझोगे तो उसमें राइफल्स को ना, उसमें काऊ एंड पिग दोनों यूज किए गए थे। ऑल्दो, क्योंकि इन्हें पता था कि काऊ जो है हिंदू को बहुत मानता है, एंड जो मुस्लिम्स हैं वो पिग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ये सब चीज़ें जानकर ही इन्होंने ये शुरू किया था, जो कार्ट्रिजेस वाली बात थी। तो इन्होंने देखा कि हिंदू एंड मुस्लिम्स अगर ये साथ आ गए तो ये इंडिया में नहीं रह पाएंगे, इसलिए इन्होंने इनकी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की। खैर उस समय के जो लीडर्स थे, जो चाहे झांसी की रानी रही हो या नाना साहेब रहे हो, जितने भी थे, उन लोगों ने, एंड इवन जो अवध के नवाब थे, इन लोगों ने अपने जो इश्तिहार दिए थे, जो इश्तिहार मतलब जो नोटिफिकेशंस होते थे, जिसमें ये लोगों को ये बताते थे कि आओ सब साथ में आओ, ठीक है, साथ में आके ही हम ब्रिटिशर्स से लड़ पाएंगे। क्योंकि उस समय मुगल एम्पायर बिल्कुल तो खत्म नहीं हो गया था, है ना, एकदम, मतलब ऑल्दो पीक पे भी नहीं था, एंड पे था। बट उन लोगों को ये पता था कि हमारे लिए ब्रिटिशर्स ठीक नहीं है, वो इंडिया को खराब करने के लिए आए। इसलिए ही उन्होंने जितने भी हिंदू एंड मुस्लिम्स थे, उन्होंने मुस्लिम्स के लिए मोहम्मद साहब का नाम लेकर के, एंड जो हिंदू थे उनके महावीर का नाम लेकर, जैसे जैनीज भी, एंड इनको भी इंक्लूड करके, तो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों को साथ लेकर ही नोटिफिकेशन जारी करते थे, जिससे कि उन लोगों को पता चले कि उनकी एकता बहुत ज़रूरी है, उनकी यूनिटी बहुत ज़रूरी है, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए। क्योंकि ये तो ब्रिटिशर्स एक ही चीज़ चाहते हैं। अब आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि बरेली में 1857 में ब्रिटिशर्स ने 50,000 रुपीज़ खर्च किए थे कि उसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगवाने के लिए, लेकिन ये सब उनके अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे। ठीक है, ये आप चीज़ याद रखना कि ये कहाँ पे कितने रुपए लगाए गए, कहाँ पे लगाए गए, कौन से ईयर में लगाए गए। तो ये ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हिंदू भड़के, कि लाइक अगर हम उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उन्हें लगता था कि अगर हम हिंदू के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो मुसलमान हिंदू से जलने लग जाएगा, एंड वो उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा, तो हमारी पावर कम हो जाएगी ना, इंडियंस की पावर कम हो जाएगी, एंड ब्रिटिशर्स स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इन्होंने इंडियंस को, जब इन्होंने ये छोड़ने की बात हुई थी, इनको कभी कभी ऐसा लगने लगता था ऑलमोस्ट कि इन्हें इंडिया छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द यूनिटी। बट स्टिल कभी कभी ऐसी गलतियां हमारे इंडियंस में भी हो जाती थी, एंड जो उनके लिए प्लस पॉइंट होती थी, एंड वो इतना 200 साल तक हमारे यहाँ रूल कर पाए। तो ये था उनका रिबल्स क्या चाहते थे, एंड उनका विजन ऑफ यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशंस। ठीक,
अब अंग्रेजों के जो अप्रेशन था उसके सिंबल्स के अगेंस्ट की बातें कही गई हैं, अगेंस्ट द सिंबल ऑफ अप्रेशन, ऑपरेशन या ऑपरेशन आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हैड डिस्पोज्ड द लैंड होल्डर्स both big and small foreign commerce had driven artisans एंड वीवर्स टू ruin। जो ब्रिटिशर्स थे उनको यहाँ अवध में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे एक बड़े लेवल पे रिवोल्ट चालू हो गया था। बहुत सारे लोग आपस में, मतलब अब ज़मींदार ऐसा नहीं था, ज़मींदार और जो पेजेंट्स थे ना वो एक तरह से मिल गए थे, ठीक है, यूनिटी में काम हो रहा था। और जब आप जानते हैं यूनिटी में काम हो रहा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, उसके वो जीतता ही जीतता है। तो इसी तरीके से एक बहुत प्रॉब्लम आ रही थी ब्रिटिशर्स को यहाँ पे रूल करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने एक मार्शल लॉ तक इम्पोज कर दिया था कि यहाँ पे अगर कोई भी अगेंस्ट में खड़ा होता है ब्रिटिशर्स के, उनके जो ऑफिसर्स के, तो उसको जो था उसको पेनल्टी देनी पड़ती थी एंड उसको मारा पीटा जाता था। इस तरीके से काम हो रहे थे। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज अटैक्ड एंड द फिरंगी अक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ वे ऑफ लाइफ दैट वाज फेमिलियर एंड चेरिश्ड। ठीक है, फिर इसके प्रोक्लेमेशन एक्सप्रेस द वाइड स्प्रेड फियर that British were bent to destroying the caste religion of Hindus and Muslims were converting them to Christianity। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये लोगों में बहुत ज़्यादा, एक तो वो दूसरी जो चीज़ें चल रही थी वो तो चली रही थी, साथ में उनको ये भी डर लगा था। दे वर वेरी मतलब डरे हुए थे वो लोग कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, इनके आने से पहले हिंदू हिंदू था, मुस्लिम मुस्लिम था, सब लोग अपने अपने धर्मों को मानते थे। अब ये लोग जब आ गए तो वेस्टर्न कल्चर लेके आए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। इनका ये मन था कि जो कास्ट रिलीजन्स हैं ये सब, जो अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं, ये लोग सिर्फ एक क्रिश्चियनिटी, सिर्फ एक धर्म को मानने लग जाएं। पीपल वर अर्ज्ड टू come together and fight to save their livelihood, their faith, their honor and identity। अब लोगों को जो था वो आपस में तो यूनिटी से रह ही रहे थे, आपस में के अलावा भी लोगों को अवेयर कर रहे थे कि वी शुड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो हमारी लाइवलीहुड को ये रुइन कर देंगे, हमारा हमारा जो ऑनर, हमारी आइडेंटिटी को ये लोग रुइन कर सकते हैं। इसलिए हमको इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ में एकजुट होकर लड़ाई करनी पड़ेगी। और ये चीज़ हुई भी थी, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलों के बाद में लखनऊ में एंड कुछ 3 जगह ऐसी आपकी बुक में दी गई हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स सब राजपाट छोड़ के भाग गए थे। जब ये लोग भाग गए तो वहाँ के लोगों को क्या चाहिए था, जो रिबल्स थे उन्हें फिर से एक नया एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, एक लीडर चाहिए था। तो वहाँ पे फिर से सारे अपॉइंटमेंट्स होने लगे थे, बट ये बहुत छोटे टाइम के लिए हुआ था, क्योंकि वहाँ पे फिर से, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी तो रूलिंग हो ही रही थी। हम खा ही रहे थे, हम पी रहे थे, हम प्रोडक्शन कर रहे थे, हम अपने अपने धर्मों को मान रहे थे, हमारी लाइवलीहुड तो चल ही रही थी ना। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने अपना हमारे ऊपर सारी चीज़ें इम्पोज कर दी। बट अब जब ये लोग वहाँ से चले गए फॉर अ टाइम बीइंग, मतलब थोड़े टाइम के लिए जब ब्रिटिशर्स वहाँ से चले गए तो वहाँ पे रूल करने के लिए या वहाँ की चीज़ों को ढंग से मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ के जो पुराने लीडर्स थे ना या उनसे एसोसिएट लोगों को अपॉइंट किया जाने लग गया। एंड वहाँ पे प्रॉपर जैसे लॉ एंड ऑर्डर्स चलते थे वो सब शुरू किए गए, जैसे लैंड रेवेन्यूज चलते रहते थे वो सब स्टार्ट हुए थे। एंड इस तरीके से वहाँ के लोगों को फिर से उनकी लाइफ जो थी थोड़ी बेटर होती दिखाई देती। बट वो सब दैट वाज ऑल इन वेन, क्योंकि बाद में फिर से ब्रिटिशर्स बहुत सारी सेना लेके, मतलब आजू बाजू की कंट्रीज से भी बहुत सारे सिपाही लेके आ गए थे। एंड उन सोल्जर्स ने काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया था और हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ से फिर से भगा दिया था एंड वापस से अपना रूल वहाँ पे कर लिया था जहाँ वो पहले छोड़ चुके थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन लोग ने करी हुई हैं पहले भी। तो ये फॉर अ टाइम बिंग बेचारों को थोड़ा अच्छा लगा था, बट वो फिर कम ब्रिटिशर्स आ गए थे। ठीक है, तो अभी हम इतना चैप्टर आपको आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। राइट, हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। द परफॉर्मेंसेस ऑफ टेरर। परफॉर्मेंसेस ऑफ टेरर में ये पढ़ेंगे कि जैसे
जब ब्रिटिशर्स ने जैसा कि उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे किया कि हम बहुत दुखी थे, हम बहुत परेशान थे ये रिवोल्ट की वजह से, एंड रिवोल्ट की वजह से हमारे यहाँ की लेडीज को कितना कुछ सहना पड़ा। लाइक अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हमने अपने यहाँ की लेडीज को सेव किया, उनके ऑनर को सेव किया और हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए। तो मतलब उसके बाद उन्होंने कहा था उनके परफॉर्मेंस क्या थे, वो उसको टेरर की तरह देख रहे थे, एंड उस टेरर का उन्होंने जवाब दिया। तो द अर्ज ऑफ वेंजेंस, retribution of the expressed in the brutal way in which the rebels were executed। उन्होंने कहा हमने तो उनको सजा दी, अब उनको हमने गोली से मार दिया, हमने उनको क्या था फांसी पे चढ़ा दिया, एंड उसको भी अच्छे से उन्होंने पेंटिंग वेंटिंग बना करके सबके सामने दिखाया कि देखो जो हमारे यहाँ के लोगों के साथ ऐसा करेगा उसके साथ हम ऐसा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जो गवर्नर जनरल कैनिंग कैनिंग थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, उन्होंने कहा था हम लीनियन एक जेस्चर दिखाते हैं जिसमें हम सिपाही जो लॉयल सिपाही होते हैं ना उनको हम मारते नहीं हैं, बिकॉज हम उनको माफ करने के बाद इसलिए नहीं मारते क्योंकि हम उनसे फिर से अपने लिए काम करा सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था, हम उन पे दया खाते हैं एंड उसके बाद उनको फिर से अपने यहाँ रख के उनसे फिर से फाइट करवा रहे हैं, या जहाँ पे भी वॉर में भेजना होता है हम भेजते हैं। इस तरह से उनका कुछ माइंडसेट था, वॉट एवर इट वॉज, एंड उन्होंने वो चीज़ बोल दी। ही वॉज मॉक्ड इन द ब्रिटिश प्रेस, इसके पीछे वो ब्रिटिश प्रेस में उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था। एक कॉमिक सटायर है उसमें उनके लिए काफ़ी, एक पिक्चर आप देखोगे उसमें एक कैनिंग है और नीचे एक सिपाही है जिसकी बहुत अनशार्प सी उसके हाथ में तलवार है एंड ब्लड इज ऑल्सो देयर। तो इस तरह से उनको पिक्चर के फॉर्म में अलग अलग तरह से कॉमिकली उनको जो था मॉक किया गया था। तो इस तरह से बड़ी बेइज्जती हो गई थी कैनिंग की, जनरल कैनिंग की। तो इन्होंने रिवोल्ट को अपनी नज़र से चूंकि लिखा, अपने नज़र से उन्होंने प्रिंट किया, पब्लिश किया एंड न्यूज़पेपर्स में छापा, तो उससे क्या दिख रहा था कि हम हमारा रिवोल्ट जो था वो ठीक नहीं था, हमने गलत किया ब्रिटिशर्स के साथ, एंड उन्होंने अपने आप को एक तरह से बहुत सेवियर एंड हीरो तरह का दिखाया, और हम लोगों को इंडियंस को कैसे दिखाया कि हम एक टेररिस्ट थे, टेररिस्ट की तरह हमें ट्रीट किया गया। तो इस तरीके से चीज़ें देखोगे आप। एंड अब आता है नेक्स्ट, आता है नेशनलिस्ट इमेजरीज। अब देखो नेशनल इमेजरीज में क्या होगा कि हमने अभी तक जो चीज़ पढ़ी वो हमने ब्रिटिश के नज़र से पढ़ी, बट जब हमारा ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज 1957 का रिवोल्ट जो था, ये जब खत्म हो गया तो बस उसके बाद भी तो रिवोल्ट्स हुए, उसके बाद भी तो कितने सारे आंदोलन हुए जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली आज़ादी मिली। तो जब गांधी जी का एंड ये जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इनका पीरियड आया, तो उस समय पे हमने इन ही पिक्चर्स को, जो हमारी झांसी की रानी पिक्चर थी कि मतलब पिक्चर थी, और उस रिवोल्ट से रिलेटेड जो पिक्चर्स थी वो हमने पब्लिश करी, उसको लोगों के सामने लाया कि ये हुआ था एंड वी शुड फाइट लाइक दिस ओनली। क्योंकि उस समय रानी झांसी की रानी जो थी वो बहुत ही एक लोगों में ना जोश भरने वाला काम करती थी। तो उनकी इमेज इसी तरीके की थी कि अगर वो कह दे तो समझो सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते थे। तो इस तरह लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उनमें जोश पैदा करेंगे ना झांसी की रानी। एंड उसमें एक लाइन भी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो एक तरह से ये स्लोगन भी बहुत चल गया था बाद में, जब इसके बाद के जो रिवोल्ट्स हुए थे, जो भी जो फ्रीडम फाइटर्स आए थे, उन्होंने झांसी की रानी के नाम पे बहुत सारा जोश लोगों के अंदर भरा भरा था। तो द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ 1857। तो जो हमारे बाद में जो मूवमेंट्स हुए थे उसमें 1857 को एक इंस्पिरेशन के तौर पे जाना गया। अ होल वर्ल्ड ऑफ नेशनलिस्ट इमेजिनेशन वाज वोवन अराउंड द रिवोल्ट। जो पूरा नेशनलिस्ट इमेजिनेशन था पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, वो इसी रिवोल्ट के अराउंड ही था। इट वॉज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द इंपीरियल रूल। जो ब्रिटिशर्स का रूल था, इसके इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, क्योंकि उस समय सारा सारा इंडिया एकजुट हो चुका था इस ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए। तो आपको पहला रिवोल्ट भी याद रखना, 1857 का रिवोल्ट था जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। आर्ट एंड लिटरेचर हैव हेल्प्ड इन कीपिंग अलाइव द मेमोरीज 1857। अब आप जैसे जान रहे हो, समझ में आ रहा है आपको, आप इतनी पुरानी इमेजेस अपनी बुक्स में देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से 1857 की जो मेमोरीज हैं वो यही हैं, वो चाहे ब्रिटिशर्स ने हमें दी हैं या फिर उस समय जो हमारे रिकॉर्ड्स, अपने इंडियन के रिकॉर्ड्स होंगे वो भी मिले हैं, जिसमें आप ब्रिटिशर्स की ज़्यादा पढ़ पाते हो और इंडियंस की थोड़ी कम पढ़ पाते हो। बट आपको लिटरली ये तो पता ही है ना कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रूल किया और हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका चैप्टर
ये फिनिश हो चुका है एंड ये लास्ट में मैंने एक आपको दे दिया है, थोड़ा सा एक टाइमलाइन दे दी है जिसको आप पढ़ सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। जब आप हमारी पीडीएफ लोगे टेलीग्राम से तो आपको उसमें मिल जाएगी। तो आपको ये छोटा एक लिस्ट के फॉर्म में दे दिया है जो आप ईयर्स याद करने में आपको आसानी रहेगी। ऑलराइट, तो अभी आपको आई होप अभी पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको आपके चैप्टर्स के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। सैम्पल पेपर्स लगाओ, आपके सारे सैम्पल पेपर्स एनसीईआरटी ने मतलब सीबीएसई ने कर दिए हैं, तो अब काफ़ी दिन भी हो चुके हैं उसको आए हुए। तो आप सैम्पल पेपर्स लगाइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाइए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एग्जाम सर पे हैं बिल्कुल। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड इसी तरह पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।